श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं भजाम्यहं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं पादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। हम सबको पता है जैसे दोष उसका एक सफ़र शुरू करते हैं, वो सफ़र शुरू करके वो दूष्य में जाके उसका हरकतें करने शुरू करते हैं, तब हम उसको एक रोग या कोई रोग बीमारी का शुरुआत तब होते हैं, है ना। सारा दोष कोष्ठ से शुरू होते हैं और वो तिरगति और ऊर्ध्वगति या अधोगति में रोग को क्रिएट कर सकते हैं। तिरोगति में जो हम नहीं देख सकते इस तरह का स्रोत द्वारा वो सफ़र करके दूष्य में जाके बैठते हैं और वहाँ पे अलग अलग प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। स्किन डिसीज में देखते समय दोष मतलब वादम पित्तम कफम तीनों दोष यहाँ पे शामिल है। दूष्य मतलब त्वक लसिका या रक्तम मांसम, इस तरह का 4 धातु हमको यहाँ पे मेनली देखना है स्किन डिसीज़ में। निदान में त्वक लसिका इस तरह का 2 धातु के बारे में कहीं नहीं बता रहे। सप्तदोषयाः मतलब वहाँ पे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्ल के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन त्वक लसिका हम इसको कैसे एक धातु कैसे समझते हैं कि निदान में बताते नहीं, लेकिन चिकित्सा का समय में वहाँ पे लसिका और त्वक ये दोनों के बारे में आचार्य ने उसको वर्णन किया है या मेंशन किया है। क्योंकि हमारे आचार्य लोग ऐसा है कि कई कुछ और निदान में कुछ बोलते समय चिकित्सा में कुछ और वहाँ पे बोलते हैं, तो हम उसको दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक जगह आचार्य ने बताएंगे आत्मा ही सब कुछ है। जब सर्जरी का समय में आचार्य ने आत्मा को जाके बाढ़ में जाने के लिए बताते हैं, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही मजाक में नहीं बोला। एक्चुअली सुश्रुत संहिता वगैरह पढ़ते समय आप चरक में वगैरह ये सुश्रुत में वगैरह पढ़ते समय आप वहाँ पे वो श्लोक का रूप में आपको मिलेगा। क्योंकि जब सर्जरी वगैरह फेलियर होने के बाद जो आपको मारने के लिए जो आने हुए जो लोगों का सामने रखने का एक शील्ड है, ये सांख्यम वैशेषिकम या आत्मा ईश्वरन इस तरह का चीज़ें वगैरह, उस समय हम बोलते हैं कि मुझे आप मारने से कोई मतलब नहीं, मैं सिर्फ एक रीज़न हूँ। वो हम भी बोलते हैं उसको सिचुएशन की हिस्सा, और हम सभी लोग उसको इस्तेमाल भी करते हैं। क्योंकि पहले जो वैद्य लोगों को जनता उनका हाथ में मिलते ही उनको मारने के एक टेंडेंसी होते थे, क्योंकि इससे सब घटिया लोग कोई और नहीं, इस तरह का एक मानना था पहले के समय में। मनुस्मृति में भी वैद्य के बारे में ऐसा ही बताया, क्योंकि जो उन्होंने एक लिस्ट बताया है कि इतना लोगों से आपको दूर रहना है। उसमें एक वैश्य है, दूसरा चंडालन है और तीसरा वैद्य है। इस कारण पहले समय में जितना भी सेमिनार और लेक्चर्स वगैरह होते थे वो सारा वो सीक्रेटली कहीं ना कहीं केव्स वगैरह में बैठ के करते थे हमारे आचार्य लोग ने। क्योंकि उस समय कोई भी लाश को अगर कब्र करेंगे या उसको जलाएंगे तो उस समय उनको पूरा रात भर उसको वहाँ पे सिक्योरिटी में रहना पड़ते थे, क्योंकि या तो ईगल उसको ले जाएंगे या तो वैद्य उसको ले जाएंगे। ये सिचुएशन था। ये सिर्फ हमारा आयुर्वेद में नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ में भी यही तकरीबन इसी हालत था। क्योंकि डॉक्टर्स जो उसका एक चेयर में बैठेंगे और वो आज्ञा करेंगे डिसीजन स्टार्ट करो, उस समय काफ़ी बार्बर लोग आएंगे और वो चाकू कैंची सब लेके हथियार लेकर डेड बॉडी को पूरी तरह से उसको निकाल के जैसा उठा के बोलेंगे एक सामान मिल गया है राइट साइड से 1.5 किलो है, तो वहाँ पे जो बैठे हुए डॉक्टर्स बोलेंगे वो लीवर है। अच्छा तो वो लीवर है, उनको समझ आ गया। तो फिर थोड़ी देर बाद कि लेफ्ट साइड में एक 300 ग्राम का एक चीज़ मिल गया है, तो है ना वो स्प्लीन है। मतलब इस तरह का वो वहाँ से कमांड करते रहा और ये लोग यहाँ पे सर्जरी करते रहे। इस कारण पहले समय में सर्जरी को बार्बेरिज्म भी बुलाए जाते थे।
और उसके बाद ये लोगों को समझ जाएंगे कि हम ये सब सर्जरी कर सकते हैं, तो फिर केवल एक नाम डालने के लिए किसी को ज़रूरत थोड़ी है। तो उन लोगों ने एक एसोसिएशन बना दिया और उसको आज हम जो बोलते हैं रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जरी जो है, सर्जन्स है, वो ये बार्बरिज्म लोगों का ही एक, फिर उसके बाद अभी वो उसका एडवांस्ड स्टेज में आ गया। तो हर जगह इस तरह का कुछ ना कुछ सिचुएशन पहले समय में होते थे। तो क्लिनिकली जो रस धातु को हम अप्लाई करते समय उसको रस धातु दो तरह का डिवाइड करते हैं। एक तो रस धातु का जो मैनिफेस्टेशन है या स्किन, दूसरा जो स्किन का इंटीग्रेशन के बाद वहाँ पे जो घाव होते समय अंदर से एक खून के बाद जो द्रव पदार्थ आते हैं जो लसीगा या क्लैद, इस तरह का दो तरह का आपको रस धातु को समझना है। मतलब दोष दूषित होके तीव्र गति में संचरण करके जो हरकतें करते समय, वो स्किन डिसीज में सबसे ज़्यादा उनका जो फेवरेट प्लेस है बैठने का, वो त्वक, लसीका, रसम और मांसम है। और स्किन डिसीज ट्रीट करते समय एक वैद्य को सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी इसी बात पे मिलते हैं, क्योंकि रस रक्त मांस या त्वक, लसीका, रक्त और मांस ये आयुर्वेद में सबसे इजीली ट्रीट करने वाला एक जगह है, क्योंकि कफ प्राय है। अस्थि मज्जा सब याप्य और मेदस वगैरह याप्य और असाध्य में चले जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे इस तरफ देखे समय भी हमको वो इसलिए ट्रीट कर पाते हैं। नॉर्मली हम कोई भी एक नया जो स्टूडेंट्स है, इंटर्नशिप वाला स्टूडेंट्स है या जो अभी अभी प्रैक्टिस किया हुआ, उनको कोई ना कोई एक डिसीज़ में स्टार्टिंग में एक बार एक स्पेशलाइज करना बहुत ज़रूरी है आज का समय में, क्योंकि जनरल प्रैक्टिस के लिए आपका आसपास बहुत सारे एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर्स बैठे होंगे। क्योंकि आयुर्वेद में एक कहावत है कि लोग आपके पास जनरल प्रैक्टिस करते समय आपके पास क्रॉनिक बीमारी वगैरह लेकर तब आते हैं कि जब आपका बाल सफ़ेद होते हैं, तब जाके लोग आते हैं। इसलिए स्पेशलिस्ट करने के लिए एक अच्छा डिसीज़ है स्किन ले सकते हैं, गायनेक ले सकते हैं या बाल रोग पीडियाट्रिक ले सकते हैं, क्योंकि ये तीनों स्किन और गायनेक में वगैरह रस रक्त मांस ही है और कोई दूषित को आपको वहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व ही नहीं है। बाल रोग में तो रस रक्त ही है और कुछ नहीं है, इसलिए आपको बहुत सी, इसलिए आप उस चीज़ को करते। कभी भी न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट नहीं बनना, या वाद रोग स्पेशलिस्ट कभी नहीं बनने की, या पैरालिसिस स्पेशलिस्ट या कैंसर स्पेशलिस्ट वगैरह बनते समय वहाँ सक्सेस रेट बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर सारा बाकी सारा धातुओं में और उपधातु में दोष आपको कंसिडर करना होता है और कंपैरेटिवली मेडिसिन बहुत कम है और असाध्य यहाँ पे हो जाते हैं। तो स्टार्टिंग में हम इस तरह का डिसीज़ लेते समय हमको सक्सेस लेकर आना बहुत मुश्किल है। तो स्किन डिसीज़ का जो बैठने का जगह रस रक्त और मांस है और ये सारा कफ प्राय है। और कफ और पित्त दो दोष होते कि स्किन डिसीज़ को आपको पता है बेसिकली पित्त है, और यहाँ पे रस रक्त मांस कफ प्राय है तो कफ और पित्त है। लेकिन कफ पित्त तो केवल दूषित करेंगे तो कोष्ठ में केवल अल्सर बना सकते हैं, स्किन डिसीज़ नहीं बना सकते। तो यहाँ पे अगर स्किन डिसीज़ बनाना है तो ये पित्त और कफ को वाद उसको लेकर जाएंगे तो जाके वहाँ पे स्किन डिसीज़ आएगा, तो वहाँ पे वाद का भी शामिल है। तो ये इसलिए पहले बताया था कोई भी स्किन डिसीज़ हो तो वाद पित्त कफ तीनों दोष को आपको कंसिडर करना है। और लसीका या क्लैद के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी नहीं होगा तो आपको स्किन डिसीज़ ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। नॉट ओनली स्किन डिसीज़, हम सीकेडी के समय भी बताया था, सीकेडी इस तरह का, ये विद्रदी इस तरह का कुछ कुछ डिसीज़ आपको क्लैद के बारे में अच्छे से नॉलेज हो तो ही आपको वो ट्रीट कर पाएगी कि वहाँ पे। और जो क्लैद के बारे में सब इस तरह से हम एक हमारा क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का एक ऑडियो लेक्चर में बताया है, तो आप लोग वो सुन सकते हैं। कुष्ठम एक बाह्य रोग मार्ग का द्वारा आते हुए एक डिसीज़ है और बहुत कम रेयरली आभ्यंतर रोग मार्ग में भी आते हैं। मध्यम रोग मार्ग में तो कुष्ठ है नहीं है और मध्यम रोग मार्ग तक पहुंचने वाले दवाइयाँ भी बहुत कम है, लेकिन कुष्ठ मध्यम रोग मार्ग में से होते भी नहीं है। मध्यम रोग मार्ग के लिए सबसे ज़्यादा स्नेहन, स्वेदन और हमारा जो पूर्व कर्म का ट्रीटमेंट्स, केरला का ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट, इस तरह के ट्रीटमेंट वगैरह हम ज़्यादा हम करते हैं, लेकिन कुष्ठ मध्यम रोग मार्ग में है नहीं है। क्लैद जो मतलब हम
जो क्लैद का मेन काम है, जो उसको मूत्र का जो प्रवृत्ति है वो क्लैद को निकालने का काम करते हैं। स्वेद क्लैद को धारण करते हैं। ये एक स्निग्ध, ये एक जल रूप, एक लिक्विड टाइप होते हैं क्लैद। और त्वचा को जितना चाहिए उससे ज़्यादा अगर क्लैद हो जाते हैं तो उसको, या बाकी कहीं पे भी क्लैद बढ़ जाते हैं तो उसको निकालने के लिए एक ही मार्ग है, वो है मूत्र। मूत्र से ही क्लैद को आपको निकाल सकते हैं। और ये क्लैद शरीर का अलग अलग जगह पे डिपॉजिट होते हैं। वो हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा होते समय अलग अलग तरह का बीमारी पैदा कर सकते हैं। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट बीमारी है स्किन डिसीज़। इसके अलावा क्लैद के साथ उष्ण या स्निग्ध भी आते समय विद्रदी बनते हैं। क्लैद दुष्टि ये है, प्रमेह मतलब। और क्लैद और उष्ण और थोड़ा सा शीत और थोड़ा सा स्पाइसी चीज़ें खाते समय किडनी फेलियर हो जाता है, क्योंकि क्लैद को निकालने वाला जो मूत्रावास रोधस है उसको ओवरलोड हो जाते हैं तो वो वहाँ पे फेल हो जाते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी इस तरह का होते हैं। हो सकता है क्लैद मतलब एक धातु मल भी हो सकते हैं। कुछ कुछ धातु परिणाम का समय में जो होते हैं वो धातु मल भी है क्लैद। ऐसा भी हम उसको क्लैद को समझ सकते हैं, हम क्लैद को। बाकी हमने उसको सीकेडी का उसमें थोड़ा सा विस्तार से बताया था। इसके अलावा हम सभी लोग एक एक्सरसाइज करना चाहिए। ये एक एक्सरसाइज अभी के लिए नहीं है, आने वाले एक 5 साल के लिए एक्सरसाइज बता रहा हूँ। हमको दोष दोषी का कंसेप्ट क्लियर होने के लिए, क्योंकि दोष दोषी का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया तो मतलब कोई भी डिसीज़ आपको आसानी से क्लियर उसको ठीक कर सकता है। इसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना है, क्योंकि उसके लिए आपको मैंने बताएंगे नहीं कि उसमें आपको क्या क्या एक एक करके नहीं बताऊंगा। एक एग्जाम्पल और एक आइडिया बता दूंगा। आपको करना तो आपको ही करना है, मेहनत आपको ही करना है। एक एक्सेल शीट में, एक एक्सेल शीट बना के उसमें एक साइड में वादम पित्तम कफम तीनों दोष का नाम लिख दिया। दूसरा साइड में त्वक, लसिका, असृक, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा, इस तरह का धातु का सारा नाम लिख दिया। और यहाँ पे आपको लिखना है वाद। वाद में त्वक लिख दिया आपने, तो मतलब वाद जो त्वक या स्किन में होते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स क्लियर करेंगे वो आपने उसी हिसाब से उसको नीचे लिखते रहना है। जैसा वायु जो त्वक में होते समय विबाधिका या इटियोसिस, इस तरह का प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और वायु जब रक्त में बैठते समय SLE जैसा, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस जैसा प्रॉब्लम्स क्लियर करते हैं। और वायु जो मांस धातु पे होते हैं, फाइब्रोमाइल्जिया जैसा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो वायु अस्थि में तो आपको पता है ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपिनिया जैसा प्रॉब्लम। वायु मज्जा में, मज्जा धातु में जाके बैठते समय ल्यूकीमिया जैसा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। शुक्र धातु में है तो प्रीमेचर एजैकुलेशन जैसा प्रॉब्लम। सेम जैसा पित्त अगर त्वक में बैठते समय एकदम ब्लिस्टर्स और स्प्रेड करते हैं, बहुत एक्यूटली उसको स्प्रेड हो जाते हैं। पित्त मांस में बैठते समय रैब्डोमायोसार्कोमा जैसा बड़ी बड़ी बीमारी क्रिएट कर सकते हैं। पित्तम अस्थि में बैठते समय ऑस्टियोमाइलिटिस जैसा प्रॉब्लम। शुक्र में बैठते समय शुक्र में पस फॉर्मेशन ज़्यादा, पस सेल्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस तरह की एक लिस्ट आपको हर चीज़ में, वाजू ये तो एक एग्जाम्पल बता दिया स्किन, इस तरह का हर चीज़ में वाद यहाँ बैठते समय क्या करेंगे, वाद यहाँ बैठते समय, इस तरह का करके आपको एक दोष दोषी के एक ये मिलने हैं। जैसे हम पेन देखते समय, जैसे कोई बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इतना दर्द आ रहा है कि मुझे कोई मारपीट किया है, इतना दर्द आ रहा है, तो उसका मतलब वाद मांस धातु में है। मुष्टि दंडा हदो हमा, आप लोग पढ़ा है, मांस मेदस्तिदम में जो आते हैं तो उस समय वो दर्द आते हैं, वाद मांस धातु में होते समय। लेकिन वाद अस्थि धातु में होते समय कैसे दर्द आते हैं कि जैसे उनको हम जोर से दबाते समय उनको अच्छा लगता है, मतलब वो अस्थि धातु में है, पीडनम शाह वो जो है। तो इस तरह का हमारी चीज़ को डिफरेंशिएट करके सीखना बहुत ज़रूरी है। या किसी को टच करते ही दर्द है, स्पर्शन करते समय दर्द है, तो वो पित्त प्रेडोमिनेंट है दर्द वहाँ पे। किसी को मंद रुझा, मतलब हल्का सा दबाते समय अच्छा लगते हैं, जोर से दबाएंगे तो उनको और दर्द आते हैं, तो वो कफज प्रेडोमिनेंट पेन है। तो दर्द मतलब केवल वादज, ऐसा एक फाइनल फुल स्टॉप नहीं लगना है कि हमने उसको उस तरफ का हमने उसको और उसको हमने डिफ्रेंशिएट करके हम उसको सीखने का कोशिश करना है।
क्योंकि जैसा बोलते हैं स्किन डिसीज में जब देखते समय वायु जो रक्त में होते समय बोलते रक्ते तीव्र रुज स्याब ताब राग विवर्णन, ये सारा स्किन डिसीज ही है। अरुचि, इसके अलावा अरुचि मतलब वैसे बोलते हैं हमने अन्नस्य निष्टंब, मतलब खाना खा के जब ठीक ठाक से डाइजेस्ट नहीं होते वो भी स्किन डिसीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। या GERD जैसा प्रॉब्लम, एसिडिटी टाइप प्रॉब्लम वगैरह, तो अगर स्किन डिसीज़ के साथ होते हैं तो वहाँ पे भी आपको केवल स्किन डिसीज़ को ट्रीट करने से कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे आपको उसको भी ट्रीट करना ज़रूरी होगा। आरुचि हो तो वहाँ पे भी आपको उसको ट्रीट करना ज़रूर है। कृशदा, भ्रमम, मूर्छा, ये सब होते हैं तो वो पेशेंट को आपको वहाँ पे रक्ताश्रित वायु का लक्षण है ये सब, तो उसको भी वहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। आप केवल स्किन डिसीज़ को देखेंगे तो आपको स्किन डिसीज़ को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है। और इस तरह के रक्त में जो कफ बैठते समय अनीमिया, अनीमिया भी अलग अलग तरह का है। अनीमिया मतलब केवल एक अनीमिया नहीं है। तो एक अनीमिया होते हैं कि जहाँ पे हम उष्णवीर्य मेडिसिन देते समय ठीक हो जाए, तो दूसरा एक अनीमिया तो उष्णवीर्य अम्ल देते समय वो जॉन्डिस या कामला में कन्वर्ट होते हैं। मतलब श्लेष्म में जब रक्त में होते समय पांडवामयम शोणिदगे हैं, वो जो लैक ऑफ पिगमेंटेशन है एक। दूसरा होते हैं कि एक जॉन्डिस होने वाला अनीमिया, मतलब मोस्ट ऑफ जो हिमोलाइटिक अनीमिया या जो मोन मैरो सप्रेशन डिसीजेस वगैरह या RBC का जो सेल वाल्व कभी भी टूट सकते हैं, ब्रेकेज हो सकते हैं, उस तरह का जो अनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया नहीं है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया पित्त प्रधान आहार देते समय वो बीमारी कम हो जाता है, लेकिन इस कंडीशन में थोड़ा सा अगर अचार खाएंगे या थोड़ा सा कुछ भी स्पाइसी चीज़ें खाएंगे एकदम से LFT ऊपर जाने के लिए शुरू करेंगे। तो ये सारी चीज़ें भी साथ के साथ आपको देखना है। और ये सारे चीज़ें आयुर्वेद में केवल 3 दोष और 4 दोष, ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आपको समझ जाएगा। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। कफ मांस में बढ़ते समय क्रॉनिक नियोप्लासम्स हो जाते हैं, मांसा संस्तो अर्बुद अबजी, ये सब उसका एक होते हैं। तो इसलिए इसको हम इस तरह से उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम स्किन डिसीज़ देखते समय हम उसको स्किन देखना है, उसका GIT देखना है, उसको ब्लड वैस्कुलर सिस्टम देखना है, अनीमिया है कि नहीं वो देखना है। स्किन डिसीज़ मतलब एक तुरक गति का एक क्लैद दुष्टि और होते हैं, और साथ के साथ कौष्ठ सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हुए 3 धातु में है, रस रक्त मांस। इसलिए स्किन डिसीज़ में कौष्ठ को कंसिडर करके बिना आपको करना बहुत मुश्किल है। आयुर्वेद में स्किन डिसीज़ में एक तो कुष्ठ 18 तरह का कुष्ठ में स्किन डिसीज़ के बारे में, विसर्प और करप्पन या बाल विसर्प जो आरोग्य कल्पद्रुमम वगैरह बताए हुए कुछ डिसीजेस बताए थे, विद्रदी या चर्मदलम काश्यप संहिता में बताए हुए कुछ क्षुद्र रोग है। ये सब सारे चीज़ें हम इम्पोर्टेंटली हमको आयुर्वेद का अंडर स्किन डिसीज़ में आएगा। और अभी तक जो हमने बताया था वो सारे कुष्ठ का संप्राप्ति है। विसर्प का संप्राप्ति भी यही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा ज़्यादा पित्त का संसर्ग या पित्त प्रदान ज़्यादा होंगे। और एक्यूट स्किन डिसीज़ में एकदम से बढ़ते आने वाला स्किन डिसीज़, मोस्ट ऑफ स्किन डिसीज़ पित्त प्रदान होगा। चरक अष्टांग में 18 तरह का कुष्ठ का बारे में वर्णन किए हैं, लेकिन जब चिकित्सा का समय आते हैं सब केवल 3 चॉइसेस करके वात पित्त कफ चिकित्सा में सिर्फ उसी का ही इंक्लूड किया है। और मेरा प्रैक्टिस में भी मैंने उसको इतना कॉम्प्लिकेट करते हुए वात पित्त कफ ये देख के ट्रीट ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे हम भी उसको उस तरह का वात प्रेडोमिनेंट, पित्त प्रेडोमिनेंट, कफ प्रेडोमिनेंट, इस तरह का टोटल स्किन डिसीज़ को उसको एक 3 कैटेगरी में कैसे लेकर आएंगे और उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे ये हम देखेंगे। तो वात प्रेडोमिनेंट में जैसा किडिबम, सित्मम, गजजर्मम, कपालकुष्ठम, ये सब वात प्रेडोमिनेंट स्किन डिसीज़ में होते हैं। इसके अलावा जो लिग्निफाइड स्किन है, जैसा हल्का सा ब्लू कलर हो और अच्छे से इचिंग भी हो और बिल्कुल काले काले रंग होते हैं, बहुत ज़्यादा रूक्ष हो, वो सारा वात प्रेडोमिनेंट है।
और जो हाइपर कैरोटिनाइज्ड स्किन लीशंस होते हैं, जैसे कैरोटिन लेयर बहुत ज़्यादा थिक होते हुए उसका काटा काटा जैसा दिखते हैं या डॉट डॉट दिखते हैं, कुछ ब्लैकहेड्स वगैरह या ब्लश मिशर्स वगैरह, इस तरह के सारे चीज़ें वादा प्रेडोमिनेंट है। और जो क्रस्ट स्किन जो होते हैं, जो स्किन पूरा निकल जाता है अंदर से, तो वो भी वादा प्रेडोमिनेंट है। और मतलब एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस वो भी वादा प्रेडोमिनेंट में, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल स्किन डिसीज़ होते समय वहाँ पे आपको पेन को 3 तरह का देखने हैं कि माइल्ड पेन है तो वहाँ ज़्यादा कफ प्रेडोमिनेंट है, मॉडरेट पेन है तो वहाँ पे वादा प्रेडोमिनेंट है, सीवियर पेन है तो वहाँ पे पित्त प्रेडोमिनेंट है। अगर वहाँ पे स्पर्श टच करते समय भी दर्द होते तो, या एक छोटा सा हवा लेते समय ही दर्द आते हैं तो वो पित्त प्रेडोमिनेंट है। अगर स्पर्श नहीं है तो वहाँ पे वादा प्रेडोमिनेंट होगा, क्योंकि पित्ते तीव्र रुझा, अगर स्पर्श सहिष्णुता की भी है तो वहाँ पे वो नो डाउट पित्त प्रेडोमिनेंट दर्द होगा। अपेंडिसाइटिस एकदम से उसको दबाते समय बहुत ज़्यादा दर्द आते हैं, है ना। रेनल कॉलिक, लेकिन आप दबाओ या नहीं दबाओ एक ही जैसा, उसको ना बैठ पाएंगे ना उड़ पाएंगे, वो वादा प्रेडोमिनेंट है। पकड़ते समय थोड़ा आश्वास मिलते हैं, वो भी वाद है, हम जैसा बताया था पहले, है ना। मंदर उजा, वो सारा इस तरह का चीज़ें हैं। और जो प्योराइटिस वो भी वादा, प्योराइटिस कंडीशंस वगैरह भी वादा प्रेडोमिनेंट है। और जब ऑयल एप्लीकेशन करते समय कम होने वाला जो इचिंग है वो सारा वादाज है, क्योंकि कंडू आप केवल कफ कंडू कभी भी तेल लगाते समय कम होगा नहीं है, क्योंकि कंडू को 2 तरह का हम देख, शुष्क कंडू या रुक्षादा और शुष्क कंडू है, वो वाद प्रधान है। आर्द्र कंडू वो कफ प्रधान होगा। पित्त का डोमिनेंट सिम्टम देखेंगे तो बिल्कुल रेड कलर के, रेडिश ज़्यादा, पस फॉर्मेशन ज़्यादा। पस में भी आपको देखने हैं कि कफ और पित्त संसर्ग के दोनों का कॉम्बिनेशन है पस, तो वहाँ पे वाइट आते हैं तो वो कफ प्रधान है, ब्लड आते हैं तो वो पस में ब्लड आते हैं तो वो पित्त प्रधान है। तो क्योंकि इसलिए इसको हम डिवाइड करना है कि वहाँ पे जो वाइट आते हैं कफ प्रधान है, तो वहाँ पे आर्गद्वादि कषायम का परिषेक करेंगे तो वो सही होते हैं। जहाँ पे ब्लड आते हैं तो पित्त प्रधान है, तो नालपामरादि कषायम का परिचय करेंगे तो जल्दी से ही होगा। फिर बर्निंग सेंसेशन जहाँ आते हैं वो सारा पित्त प्रेडोमिनेंट है। फीवर एसोसिएटेड स्किन डिसीज के साथ उसको फीवर भी है तो भी वो पित्त प्रेडोमिनेंट है। लोकल टेम्परेचर, जहाँ पे स्किन का प्रॉब्लम हो वहाँ पे साथ के साथ टेम्परेचर भी हो तो भी वो पित्त प्रेडोमिनेंट है। और पेनफुल लिम्फेडिनोपैथी जैसा कंडीशंस वो भी पित्त प्रेडोमिनेंट है। और पहले हमने बताया था एक्यूट एकदम से बढ़ने वाला प्रॉब्लम्स, विस्फोटक बनाने वाले, आज थोड़ा सा हुआ, कल और बढ़ गया, परसों और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह का कंडीशंस वो भी पित्त डोमिनेंट है। कफा लक्षण में जो कफा कंडू, आर्द्र कंडू हमने बताया था, और एक पेनलेस लिम्फेडिनोपैथी, और पस हमने बताया था जो वाइट जैसे वीपिंग और ऊजिंग, या हमेशा जो पानी निकलते रखते हैं, और एडिमा, फीवरिशनेस, फीवर और फीवरिशनेस में, फीवरिशनेस मतलब उनको ओढ़ के सोने का मन करते हैं या धूप लेने का मन करते हैं तो वो कफ प्रेडोमिनेंट है, फीवरिशनेस जो आते हैं। और यूरिनरी रिटेंशन, ये सब कफा प्रेडोमिनेंट है। तो ये एक आइडिया आपको वात पित्त कफ, आप इस तरह का उसको एक बार आपने डिवाइड करके फिर आप उसको जो भी आपके पास स्किन डिसीजेस आएंगे आप उसको मॉडर्न टर्म भूल जाइए, उसका आयुर्वेद टर्म भी भूल जाइए। आप इस चीज़ को आप एक बार फॉलो करके कंडस्ट करके आपका सामने वाला आए वो पेशेंट को कौन सा दोष प्रधान है ये अगर आपको एक बार कैटेगराइज कर पाया तो आसानी से उसको आपको मेडिसिन भी दे पाएंगे और पेशेंट नो डाउट आसानी से ठीक भी हो जाएंगे। और मेडिसिन का बात करते समय मोस्ट ऑफ मेडिसिन कफ पित्तहार है हम जो मार्केट में मिलते हैं। क्योंकि ये जो डिसीज़ है वो पैथिक है और जो उसका जो धातु का स्थान है वो कफ स्थान है, इसलिए ज़्यादा तरफ ये मोस्ट ऑफ डिसीज, ये स्किन डिसीज़ का मेडिसिन भी आज के समय में मार्केट में कफ पित्तहार मेडिसिन मिलते हैं।
वज्रकम कषायम, तिक्तकम कषायम, ये पुनर्नवादि, आरग्वदादि, ये सारा कषाय जो है पित्त कफ हर या कफ पित्त हर मेडिसिन है। और हम कोई भी मेडिसिन स्किन डिसीज़ में देते समय उसके साथ के साथ क्लैद को निकालने वाला कोई भी एक मेडिसिन, ये मूत्रल ड्रग भी उसके साथ होना चाहिए, या क्लैद को शोषण करने वाला कोई ना कोई एक ड्रग उसमें होना चाहिए। और क्लैद विरेजन दो तरह के कर सकते हैं प्रैक्टिकली, मतलब थियोरिकली जैसे पहले बताया था मूत्र के साथ, इसके अलावा प्रैक्टिकली हमको दो तरह के कर सकते हैं, एक तो मूत्रल ड्रग, दूसरा विरेजन करके क्लैद को निकाल भी सकते हैं, जैसे बच्चों को में वगैरह भी इस तरह का ट्रीट हम करते हैं, शोधन कर सकते हैं और शमन कर सकते हैं। और दीर्घकाल अनुबंधित बहुत क्रॉनिक या काफ़ी समय से लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ में वगैरह आपको वहाँ पे रसायन चिकित्सा भी करना और विषाहार चिकित्सा करना, साथ के साथ व्याधि विपरीत चिकित्सा भी करना ज़रूरी होगा। साम पित्त कंडीशन में जहाँ पे आम अवस्था भी है और पित्त लक्षण भी है, तो वहाँ पे तिक्त भाजन करना, क्योंकि साम पित्त कंडीशन और लॉन्ग स्टैंडिंग में आम विष जैसा हो जाते हैं, क्लैद दुष्टि होके लॉन्ग स्टैंडिंग होते तो क्लैद भी आम विष का जैसा ही है, तो वहाँ पे तिक्त भाजन करना ज़रूरी है। रसायन का इम्पोर्टेंट आप सभी को पता है, लाभो वायोदि शस्तानाम रसायनदीनाम रसायनम, हर धातु पे जाके उसको काम करेंगे तो उस तरह का रसायन भी लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ में चाहिए। स्किन डिसीज़ हम कभी भी ट्रीट करते समय मोस्टली हम इनिशियली स्किन डिसीज़ से कुछ दवाई देते समय बढ़ जाते हैं, वो क्यों बढ़ जाते हैं उसको कारण एक बार हम समझ जाएगा तो फिर हम उस चीज़ को बिना बढ़ा के हम उसको घटा सकते हैं। नॉर्मली केवलवादी का स्किन डिसीज़ वगैरह इस तरह का दवाई देते समय तुरंत बढ़ते नहीं है, लेकिन कफ और पित्त प्रधान स्किन डिसीज़ कभी हमारा छोटी सी गलती के कारण एकदम से बढ़ भी सकते हैं। मतलब जो कफज लक्षण भी है और आम भी है, ये इस तरह का जो साम पित्त का समय, पित्त भी है और आम का अवस्था भी है, उस समय में जाके हम इचिंग के लिए जाके डायरेक्ट कोई तेल वगैरह अप्लाई करने के लिए दिएंगे तो एकदम से प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। और उस समय अगर आप अंदर कोई गिरद वगैरह, कुष्ठ के लिए गिरद अच्छा है तो, लेकिन इस कंडीशन में सामा पित्त में वगैरह जाकर गिरद देते हैं तो भी प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं। उस कंडीशन में जाकर एकदम कषाय देंगे तो भी प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, क्योंकि कषाय मतलब ज्वरा विधि के अगेंस्ट एक कषाय तिक्त रस और स्तंभन गुण होते हैं, तो तुरंत एकदम स्टार्टिंग में ही कषाय देना नहीं है। इस तरह का केस में स्टार्टिंग में अरिष्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है, गुलिका को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए परिषेक करने के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना है। और कषाय देते समय एक बात हम जरूर ध्यान रखने की, कोष्ण मृदुग्नि साधितम, मतलब कषाय देते समय हल्का गर्म करके देना है। हम नॉर्मली बाहर से लेते हुए दवाई में नॉर्मल पानी मिला के देते समय वहाँ पे स्किन डिजीज़ में वो प्रॉब्लम बढ़ सकता है। कषाय एक्चुअली हल्का सा कोष्ण करके देने के लिए हम आचार्य ने बताया गया है। पैथिक कंडीशन में जब हम कैसे ये बढ़ जाते हैं कि पेशेंट को पूरा पैथिक लक्षण है और उस समय जाके कोई अरिष्ट, भले वो कुष्ठ रोग में बताए हुए भी हो, लेकिन केवल पैथिक लक्षण में जाके अरिष्ट देंगे, या कैशोर गुगुल जैसा मेडिसिन कुष्ठ रोग में बताए हुए जहाँ पे वो बेसिकली तीक्ष्ण और रूक्ष गुण हुआ, क्योंकि कैशोर गुगुल का योग आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मेडिसिन ऐसा है जो तीक्ष्ण और उष्ण और रूक्ष मेडिसिन है, तो इस तरह का मेडिसिन केवल पैथिक में जाके दे देंगे। या उष्णवीर्य प्रधान कषाय भी बहुत सारे हैं, इस तरह का कोई कषाय देंगे, इस तरह का दवाई देते तो पैथिक प्रॉब्लम में भले वो कुष्ठ रोग का दवाई बताए हुए दवाई भी हो तो भी एकदम से इनिशियली एक बार बढ़ा देंगे। और स्किन डिसीज में कोई भी चूर्ण अगर आपको देते समय उसको भी ध्यान रखना है, जहाँ पे स्किन इंटेग्रिटी नहीं है, लॉस हुआ है, वहाँ पे जाके चूर्ण लेबन नहीं देंगे तो ज़्यादा अच्छे हैं। किसी प्रकार का अग्निपाग का बिना कोई भी चीज़ें, मतलब अगर आपको चूर्ण देना वो चूर्ण आप थोड़ा पानी में उकाल के परिषेक जैसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और पैथिक कंडीशन में स्टार्टिंग में गुलगुल प्रिपरेशन अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर है। चौप चीनी बहुत अच्छा एक मेडिसिन है, चौप चीनी थोड़ा दूध में डाल के उबाल के रखेंगे और वो अंदर भी दे सकते हैं, वो एक वंडरफुल मेडिसिन है इस कंडीशन में। और कफज लक्षण में कषाय परिषेक ज़्यादा इम्पोर्टेंट देंगे।
और जोरानुबंदी स्किन डिसीज़ में, जो फीवर एसोसिएटेड स्किन डिसीज़ में पहले फीवर को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। और स्नेह का बाह्य प्रयोग कफज सिम्टम्स में या फंगल इन्फेक्शंस में वगैरह अवॉइड करना है। और कुछ कुछ स्किन डिसीज़ ऐसा होते हैं कि पेशेंट आपके पास आएंगे, वो बोलेंगे परसों स्टार्ट हुआ था एकदम से स्किन में ब्लिस्टर जैसा, कल और बढ़ गया और आज मैंने आपके पास आया तो और बढ़ गया। तो वो पेशेंट को एकदम पित्त का शूट आउट हो रहा है, तो वहाँ पे आपको पेशेंट को पहले समझाना है कि देखिए आपको परसों स्टार्ट हुआ, कल एकदम और बढ़ गया और आज और बढ़ गया, ये आने वाला कल और बढ़ने वाला है, और मेरा कोशिश पूरा करूँगा कि मैं उस चीज़ को यहीं रोकने के लिए, लेकिन ये बढ़ने वाला है। वो पहले आप उसको बता के दवाई देना है, क्योंकि वो पित्त का एकदम का एक अग्रेवेशन वहाँ पे हो रहा है, क्योंकि एकदम इस तरह का स्प्रेड होकर अग्रेवेट होते तो वहाँ वाद नहीं है, पित्त है, तो उसको एकदम से अग्रेवेट होने का शायद आप जितना भी दवाई देंगे शायद कल परसों फिर और बढ़ सकता है। तो पेशेंट को पहले ही समझाना है। और उस कंडीशन में एकदम उसको रोकने के लिए, एक फुल स्टॉप डालने के लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है रस सिंदूर। उसके लिए 50 मिलीग्राम 1 BD बच्चों को दे सकते हैं, 150 मिलीग्राम 1 BD 1 TDS वगैरह आपको अडल्ट डोज में भी रस सिंदूर मिलते हैं। कोटकल आयुर्वेदशाला का रस सिंदूर कैप्सूल वगैरह भी आजकल आते हैं। और जर्ड, अगर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्शन डिसीज़ वगैरह हो तो पहले उसको ट्रीट करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए एक तो रस सिंदूर अभी हमने बता दिया, इसके अलावा सूर्य प्रभा, ज़्यादा कफज सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उस कारण का एमरजेंसी मैनेजमेंट मतलब यहाँ पे हम दोष दोषी कुछ भी एनालाइज नहीं करेंगे। पेशेंट को एक 4 दिन 5 दिन के लिए मेडिसिन देंगे, उनको वो जो परेशानी वो 4-5 दिन में कम होना चाहिए और पेशेंट आपके पास मुस्कुरा के आना चाहिए। उसके बाद आप दोष दोषी का ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन वो 4-5 दिन के लिए उसको पेशेंट को एकदम प्रॉब्लम अरेस्ट करने के लिए जो देते सकते हैं वो एक रस सिंदूर है, एक सूर्य प्रभा, ज़्यादा कफजा सिम्टम्स है तो गोभी चंदनादि गुलिका ज़्यादा पैथिक सिम्टम में दे सकते हैं। एक तो रस सिंदूर, और कफज है तो सूर्य प्रभा, और पैथिक है तो वहाँ पे गोभी चंदन आदि। एकदम स्प्रेड होते हुए स्किन डिसीज में परिषेक देना होगा। परिषेक के लिए आपको कफापैथिक में एलादि चूर्णम का जो योग है या निम्बापत्रादि, इसका जो चूर्ण आप उसको काढ़ा बना के उसका परिषेक करें। परिषेक करते समय ध्यान रखने की कफज कफ प्रेडोमिनेंट में हल्का गुनगुना या लूक वार्म करके आपको करना है, और केवल पैथी में बिल्कुल ठंडा करके करना है। त्रिफला का परिचय कई लोग करते हैं। त्रिफला एक्चुअली क्या है कि उष्ण प्रदान है, हल्का सा उष्णवीर ज़्यादा है त्रिफला परिचय करते समय, तो वो आपको ध्यान रखना है। और एक विरेचन करना, मतलब इमरजेंसी मैनेजमेंट आपको एक रस सिंदूर और सूर्यप्रभा या गोभी चंदनादि कफज या पैथिक देख के, और एक परिषेक और एक विरेचन, इतना आप करेंगे तो मोस्ट ऑफ स्किन डिसीज में आपको 4-5 दिन में ही वो आपके पास हंस के आएंगे। वहाँ जाके कषाय, अरिष्ट, घृत बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे तो पेशेंट को प्रॉब्लम इस तरह का आते हैं। और एक बेस्ट मेडिसिन है रजन्यादि चूर्णम, कफापैथिक रोग में तिक्त कटु रस प्रदान है, तिक्त पाचन के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन है। GRD करने के लिए भी बेस्ट है। ज़्यादा कफजा सिम्टम्स है और एंटी एलर्जिक आपको कोई मेडिसिन चाहिए तो रजन्यादि ज़्यादा अच्छा है। हरिद्रागंडम अच्छा है, लेकिन हरिद्रागंडम ज़्यादा वाद पित्त प्रधान एलर्जी में हरिद्रागंडम ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हरिद्रागंड मधुर रस प्रधान है। और ज़्यादा कफजा सिम्टम्स में आपको एलर्जी ट्रीट करना है तो वहाँ पे हरिद्रागंडम से ज़्यादा रजन्यादि चूर्णम अच्छा है। और गुलगुल पंचवल चूर्णम कुष्ठम भगंधर गुल्म गदिकनम बताते हैं, जो मांस मेदो धातु तक पहुंच गया है, इस तरह का कंडीशंस में आपको वहाँ पे गुलगुल पंचवल चूर्णम या मांस मेदो धातु तक पहुँच रहा है उसको रोकने के लिए आपको गुलगुल पंचवल चूर्णम यूज़ कर सकते हैं। गोक्षूर चूर्णम मूत्रल है, हम पहले क्लैद को निकालने के लिए ज़रूरी है, लेकिन केवल कफजा प्रेडोमिनेंट कंडीशन में क्लैद को निकालने के लिए गोक्षूर देना नहीं, क्योंकि गोक्षूर मधुर रस प्राय है तो वो आपको वहाँ पे उस समय देना नहीं है। सुदर्शन चूर्णम अच्छा आम कंडीशन में फीवरिशनेस भी है, साथ के साथ साम पित्त भी है,
इस कंडीशन में आपको सुदर्शन चूर्ण बहुत अच्छा है। केवल पित्त के लिए शारीबा, केवल शारीबा का काढ़ा उकाल के परिचय करेंगे तो भी तुरंत रिजल्ट मिलेगा। चूर्ण अभी मैंने बता दिया। अरिष्ट में देखेंगे तो शारीबाध्य सवम केवल पित्त के लिए बेस्ट है, केवल पित्त के लिए बेस्ट है, लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियली देना नहीं है। हम थोड़ा सा एक बार इस तरह का इमरजेंसी मैनेज करके फिर हम उसको देंगे तो ज़्यादा अच्छा है। कदिरारिष्टम मूलकारिष्टम वंडरफुल मेडिसिन है कुष्ठ रोग में, ब्रॉड स्पेक्ट्रम, किसी भी प्रकार का स्किन डिसीज़ में आपको यूज़ करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। मेरा एक फेवरेट कॉम्बिनेशन है कदिरारिष्टम प्लस मूलकारिष्टम। पुनर्नवासवम क्लैद निकालने के लिए बहुत अच्छा एक मेडिसिन है यहाँ पे। निम्बामृतासव, निम्बामृतासव मतलब गुलगुल तिक्तकम का योग है, गुलगुल तिक्तकृतम का योग है निम्बामृतासव। तो गुलगुल तिक्तकृतम मतलब आपको पता है बल्लादक जैसा बहुत ज़्यादा उष्ण तीक्ष्ण ड्रग है, और वो बल्लादक अगर अरिष्ट कल्पना में आएंगे तो और उसका उष्ण बढ़ते हैं। तो निम्बामृतासव कभी भी एक पित्त शामिल नहीं है, वो ध्यान रखना। निम्बा देखते अमृता देख के ही हम उसको लिखना नहीं है। निम्बामृता गुलगुल तिक्तक का योग है, बल्लादक वगैरह इंडे वो तब देने की जो स्किन डिसीज कुष्ठ अस्थि मज्जा तक अगर व्यापन किए हुआ उस कंडीशन में जाके आपको निम्बामृतासव देने हैं। ओस्टियोमाइलिटिस जैसा कंडीशन में जाके देना है, और केवलवाद में भी दे सकते हैं। और अभयारिष्ट, अभयारिष्ट जीआरडी में, जीआरडी में हमने पहले भी बताया था अम्लपित्त दो तरह का होते हैं। एक अम्लपित्त होते हैं जो आपको ठंडा पानी पीते समय राहत मिलते हैं, दूसरे एक अम्लपित्त होते हैं कि आपको गर्म पानी पीते समय राहत होते हैं। उसमें अम्लपित्त का सैद्धांतिक सिद्धांत का अनुसार जो पहले बताया था जो ठंडा पानी पीते समय आराम होते हैं वो एक्चुअली अम्लपित्त। दूसरा जो अम्लपित्त जो गर्म पानी पीते समय हमको जो आराम मिलते हैं वो पित्त को हमारा कोष्ठ से वायु उसको ऊपर ऊपर प्रेशर करके लेकर आते हैं तो जाके हमको एसिडिटी होते हैं, और हम गर्म पानी पीते समय वाद अनुलोम होकर शमन होते हैं तो पित्त उसका स्वस्थान में जाके बैठते हैं, तब जाके हमको अम्लपित्त सही हो जाते हैं। उस वाला कंडीशन में आपको वहाँ पे अभयारिष्ट दे सकते हैं। अमृतारिष्टम ज्वर एसोसिएशन साथ हो तो आपको फीवर एसोसिएटेड स्किन डिसीज में साथ में दे सकते हैं। पुनर्नवासम प्लस शारीवाद्यासव, ये भी मेरा सोरियासिस वगैरह प्रॉब्लम में एक फेवरेट कॉम्बिनेशन है। और कषायम, कषायम का बात करते समय आज का समय मोस्ट ऑफ जो घृत है वो सब आपको आज कषाय का रूप में मिलते हैं। तिक्तकम, महातिक्तकम, गुलगुल तिक्तकम, ये सारा जो घृत है वो सारा आज के समय में कषाय में मिल जाते हैं। पहले घृत ज़्यादा मिलते थे और लोग प्रैक्टिशनर्स वगैरह ज़्यादा घृत यूज़ करते थे, आज ज़्यादा कषाय यूज़ करते हैं। इसके कारण मुझे ये लगते हैं कि पहले ज़्यादातर अपतर्पणोपजित रोग ज़्यादा होता, आज ज़्यादातर संदर्पणोजित रोग ज़्यादा है। इस कारण ये एक चेंज हो गया होगा। वज्रगम कषायम बेस्ट कफ पित्तहर है, जहाँ पे कफ प्रेडोमिनेंट साथ के साथ पित्त भी है वहाँ पे वज्रगम कषायम बेस्ट है। पडोल गडरोहिणी आदि कषायम एक पेट साफ करते हैं, साथ के साथ हल्का सा पेट को एक दर्द करते हैं। और पडोल गडरोहिणी आदि कषायम, पडोल गडरोहिणी आदि कषायम बाहर से लेते समय कोई भी चाहे कोटकल का कोई भी पडोल गडरोहिणी कषाय वगैरह लेते समय आज के समय में किसी को भी पेट वगैरह साफ होते नहीं, उसमें बराबर कड़ग रोहिणी वगैरह डालते नहीं है। आप लोग कड़ग रोहिणी वगैरह आज के समय में किलो 1200-1300 रुपये किलो होते, तो पटोले कड़ग रोहिणी आदि कषायम वगैरह आप बना के दे देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये रिजल्ट मिलना मुश्किल है। तो पटोले कड़ग रोहिणी आदि कषायम का प्रॉब्लम ये है कि अगर पेट साफ नहीं हुआ तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे दोष उत्क्लेशन हो जाएगा अगर विरेचन नहीं हुआ तो, इसलिए वहाँ पे विरेचन होना बहुत ज़रूरी है पटोले कड़ग रोहिणी देते समय। पटोला मूल आदि कषायम क्लैद को विरेचन करके बाहर निकालते हैं। ये सारों कफ पित्त हर मेडिसिन है। तिक्तकम कषायम तिक्त पाचन भी करते हैं, साम पित्त कंडीशन में दे सकते हैं। आरोग्य आदि कषायम कफ पित्त हर है, लेकिन कफ का अमाउंट बहुत ज़्यादा है और पित्त बिल्कुल कम है, उस कंडीशन में जाकर आरोग्य आदि कषायम देना है हमको दें। और अमृता रजन्यादि कषायम कूड़दल ज़्यादा जो कफवाद कंडीशन में थोड़ा सा उष्ण है, कफवाद कंडीशन में ज़्यादा अच्छा है। अमृतोत्तरम अमृता रजन्यादि अमृतोत्तरम कषायम कफवाद कंडीशन में, मतलब जो हमारा जॉइंट में भी प्रॉब्लम है, स्किन डिसीज़ भी है, जैसे सोरियाटिक आर्थराइटिस जैसा कम प्रॉब्लम में वगैरह जाके अमृतोत्तरम कषायम देने। कुड़ुच्चादि कषायम ज़्यादा पैतिक विकार में
देना है हम गुरुचादि कषायम। और एक अमृतादि कषायम नाम से शास्त्र योग में एक योग है, अमृतो क्षीर वशाब्द विश्वभूनिम्ब वालगई। आज का समय में वायद्यनाथम वगैरह पाजनामृतम कषायम नाम से जो बनाते वो ये सेम योग है, लेकिन वो दवाई आप बाहर से लेकर आएंगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। कारण ये है इसमें जो भूनिम्बा है, भूनिम्बा का सब्स्टिट्यूट आज के समय में मोस्ट ऑफ केरला का कंपनी हो बाहर का हो कंडगारी डालते हैं। भूनिम्बा का जगह कंडगारी डालने से यहाँ पे कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपको खुद उसको योग बनाएंगे तो वो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अटोपिक एक्सीमा में एक अमृतादि कषायम ही काफ़ी है। और कफ पित्त हर है, और कफ पित्त हर दुष्पर्शा भी कफ पित्त हर है, थोड़ा ज़्यादा रूक्ष भी है साथ के साथ। गुलगुरु तिक्तगम कषायम या घृतम अस्थि मज्जागद वहाँ तक पहुँचते हुए स्किन डिसीज़ पे ज़्यादा अच्छा है। घृतम में देख के समय या घृत आपको थोड़ा सा कफज कंडीशन में घृत देना है तो वहाँ पे आरोग्योद महातिक्तकम घृतम, मतलब आरोग्योद महातिक्तकम मतलब घृत है लेकिन ज़्यादातर वो कफ पित्त हर ड्रग है, इसलिए वहाँ पे वो आपको आरोग्योदादि महातिक्त घृतम बहुत अच्छा है। मज्जा तक पहुँच गया हुआ स्किन डिसीज़ में कारस्कर घृतम बहुत अच्छा है। महातिक्तम और गुलगुरु तिक्तक घृतम, गुलगुरु तिक्तम भी अस्थि मज्जा में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला एक घृतम है। तेल का बात करते समय एलादि तेलम या एलादि केरम कोकोनट ऑयल वाद कंटू में, वाद प्रोडोमिनेंट इचिंग में बहुत अच्छा है। अय्यपाला केरम ये पित्त कोब को अवॉइड करने के लिए, आपको लगते हैं कि पित्त कोब हो सकता है तो उस कंडीशन में अय्यपाला केर तेल देंगे तो पित्त कोब होगा नहीं है। नालपामरादि केर तैलम या तेलम ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, हो किसी भी प्रकार का स्किन डिसीज में आपको नालपामरादि परिशगम हो भी आपको किसी भी प्रकार का स्किन डिसीज में दे सकते हैं, नालपामरादि तैलम भी दे सकते हैं। विरेजन के लिए सबसे बेस्ट अभिपत्ति है स्किन डिसीज में, और क्योंकि थोड़ा सा रूक्ष स्वभाव भी होते हैं और जैसा ज़्यादा रूक्ष स्वभाव वाला ज़्यादा वादा कंडीशन में जाके अभिपत्ति देना नहीं, वहाँ पे मिश्रक स्नेहम या सुकुमार घृतम या निम्बामृतादि एरंडम वगैरह अच्छा है। निम्बामृतादि एरंडम भी गुलगुरु तिक्तक घृतम का योग है तो इसलिए तीक्ष्ण है तो वो ध्यान रख के हम उसको देना है। वमन करने के लिए सोरियासिस एक्जिमा कंडीशन में अगर वमन देने पैत्य के लक्षण ज़्यादा है पेशेंट में तो वहाँ पे आपको मुलट्टी कषाय से वमन करना ज़्यादा अच्छा है। और कफज कंडीशन ज़्यादा है तो आरगोद का कषाय से वमन करना ज़्यादा बेहतर है। रसायन के लिए, रसायन का इम्पोर्टेंट हमने बताया, धातु को पोषण करेंगे। लॉन्ग स्टैंडिंग डिसीज़ के लिए रसायन बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप सारा ट्रीट करेंगे एक 10% बाकी रह जाते हैं वो ठीक नहीं होते हैं, वो फिर आप रसायन स्टार्ट करेंगे तो ही वो सही होगा। धातु हर धातु में जाके उसको पोषण करेंगे। उसके लिए एक बेस्ट है मधुस्नेही, वलीय मधुस्नेही या रसायन ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हर कुष्ठ रोग में रिजल्ट मिलना है। गुड़ुच्ची रसायन, खदीर सार, माणिभद्र गुड़, ये सारा रसायन आपको अवस्था के अनुसार यूज़ कर सकते हैं। और कुछ कुछ चीज़ में प्रॉब्लम जैसा है जेनिटोडर्मेटाइटिस जैसा प्रॉब्लम आते हैं तो उसमें वगैरह क्या है कि हमको पेशेंट को आईपीडी करके उद्वर्तन और कषाय धारा और स्नेहन ये सब करना पड़ते हैं। पेम्फिगस वल्गारिस जैसा कुछ डेंजरस स्किन डिसीज़ है तो उसमें भी एकदम पेशेंट को प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं, 2-3 दिन में हालत ख़राब हो जाते हैं। उस कंडीशन में वगैरह हमको थोड़ा सा पेशेंट को इस तरह का लक्षण देख के हमको ट्रीट करना पड़ते हैं, एक्सेप्शन से ये सब। और ये अगर कोई भी जैसा अभी तो बताया नहीं है, एक सिंपल जैसा मैंने एक योग हम यहाँ पे करते हैं वो है खदीर गुड़ुच्ची और चौप चीनी और गिरीशम, ये एक 4 मेडिसिन का एक योग। ये कषाय एक 80% पेशेंट में भी उनको देते समय वो वापस बिल्कुल हंस के आएंगे, क्योंकि खदीर मतलब एक बेस्ट कुष्ठाहार है, गुड़ुच्ची एक अच्छा रसायन है, चौपचीनी एक व्याधि विपरीत में बहुत अच्छा काम करते हैं और गिरीशम एक बेस्ट विषाहारम है। ये कंसेप्ट से एक कषाय इस तरह के एक योग बनाया है, अनुभूत योग की, इसको बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। और लॉन्ग स्टैंड डिसीज़ में एलएफटी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर एलएफटी में कुछ गड़बड़ हो तो वहाँ पे आरोग्यवर्धिनी देते हैं, क्योंकि रसावहर सोदस का मूल स्थान का चिकित्सा है आरोग्यवर्धिनी, तो इसलिए एलएफटी वगैरह बढ़ते हैं तो वहाँ पे आरोग्यवर्धिनी आपको स्टार्ट कर सकते हैं।
कुछ टीबी टाइप ट्यूबरक्लोसिस टाइप कंडीशन में भी स्किन का प्रॉब्लम आता है, वहाँ पे कारस्करग्रदम जैसा मज्जा तक पहुँचने वाला दवाइयाँ का ज़रूरत है। और सोरियासिस जैसा कंडीशन में ऊंग जैसे मलयालम में बोलते हैं उसको उसका जो बोटानिकल नेम याद नहीं आ रहा, पोंगमिस पिनाटा उसका नाम है। उसका पूरा समूल आप कोकोनट ऑयल में सूर्य स्फुटम करके लगाएंगे तो सोरियासिस जैसा कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला योग है। चावल उबाल के उसका जो मांड है वो 2 दिन पहले बना के रखना है और पूरा उसका वो सड़ जाएगा, वो उसके बाद उसको हल्का सा वो कट्टा हो जाएगा, फिर वो पूरा शरीर में लगाते रहना। टचमी नोट या चुई मुई उसका कषाय बना के उसी का ही कल्क में तेल बना के देना, ये सब सोरियासिस कंडीशन में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला योग है। टीनिया वर्सिकोलर में अदरक छाछ में मिलाकर लेपन करना, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। वीटिलिगो या श्वेत कुष्ठ में रक्त चंदन आरोग्य का फूल का सोरस के साथ मिला के लेपन करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। आवल गुज बीजादि चूर्णम गौमूत्र के साथ देते समय, और भृंगराज का तेल बना के एक 30 ml 60 ml तेल पी के ऊपर खदीरक शीरबाग पिएंगे एक 7-8 दिन लगातार। उसके बाद छोटी छोटी ब्लिस्टर्स आएंगे तो उसको आपने खदीरक कषाय से उसको सुखाएंगे तो विटिलिगो पर रिजल्ट मिलते हैं। गोमूत्र आसवम बहुत अच्छा है। महातिक्तगम कषाय या वज्र कषायम भी विटिलिगो में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। केवल भृंगराज का सुरस लगा के पेशेंट को धूप लेने के लिए बोलते समय भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। बच्चों में जो जिस स्किन डिसीज है उसके लिए एक नीलनारगम बोलते हैं, उसका मैंने एक बार उसका बोटानिकल नेम ढूंढ के बता देंगे। उसका समूल उसका एन्ना जो तेल बना के करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। और सोरियासिस जैसा कंडीशन में इस तरह का कोई भी मेडिसिन लेकर अगर ठीक नहीं होता है तो हम एक योग यहाँ पे बना के देते हैं। वो बहुत एक अनुभूत योग है, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाले एक योग है। अमृत या गुलुची पाढ़ा ईश्वर मूली और कुडज चाल और सफ़ेद आंकड़े का जड़ और मकोई, ये सारा मिला के काढ़ा बना के सेंधा नमक प्रक्षेपण डाल के देते समय मोस्ट ऑफ इस तरह का क्रॉनिक कंडीशन में पेशेंट ठीक हो जाते हैं। और खदीरा कषाय में तिप्पली चूर्ण मिला के प्रक्षेपण डाल के लेते मोस्ट ऑफ स्किन डिसीज से ही हो जाते हैं। और स्किन का कोई एलर्जी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे आंवला का चूर्ण घी के साथ मिला के लगातार देंगे तो भी अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। फंगल इन्फेक्शंस में पूरा सफ़ेद अर्क या आकड़ा उसका पूरा समूल उसका स्वरस शरीर में लगाते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। पलाश बीज इसका हमारा नींबू रस के साथ लगाते समय भी फंगल इन्फेक्शन में रिजल्ट मिले। और यही योग हेर्पिस के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है, रिजल्ट मिलने वाले एक योग है। हेर्पिस के लिए वो जो चुई मुई या टचमी नोट, ये पूरा समूल दूध में उकाल के उसको पूरा पका के उसको लेप करेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। जो फेस में बहुत ज़्यादा कालापन हो जाते हैं, बिल्कुल गोरे गोरे लोग बिल्कुल काले जैसे हो जाते हैं, उस कंडीशन में हरी देगी और काला तिल और काला जीरा और नॉर्मल जीरा ये दूध में मिला के लेपन करेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा नॉर्मली मैं क्लिनिक में जो यूज़ करते हुए योग एक पडोल मूलादि कषाय में निम्बामृदादि एरंडम प्रक्षेपण डाल के पेशेंट को देता हूँ। महामंजिष्टादि कषाय में गुलगुल पंचवल चूर्णम या गुलगुल पंचवल गुलिगा डाल के देता हूँ अवस्था के अनुसार। महातिक्तक कषाय में महातिक्तक घृतम मिला के देता हूँ। पुनर्वासव में शारी बातियों मिला के देता हूँ। विल्वादि गुलिगा पेशेंट को देता हूँ। तो ये सारा आपको एक बहुत सारा मेडिसिन से ज़्यादा आपको वो वात पित्त कफा ये एक बार आप उसको समझ जाएंगे। साथ के साथ कहाँ नहीं देना है, कौन सा कल्पना कहाँ देना है ये भी आप समझ जाएंगे
तो नो डाउट आपको एक स्किन स्पेशलिस्ट आराम से बन सकते हैं। आप एक केवल योगों के पीछे मत जाइएगा, उस चीज़ को समझेंगे तो कोई भी स्किन डिसीज़ आपके सामने आएगा, ऑटो इम्यून डिसीज़, कोई भी टाइप का स्किन डिसीज़ आज का मॉडर्न का टाइम है, उसको कुछ भी नाम दे दीजिएगा, लेकिन आप उसको केवल इतना उसको वात पित्त कफ देख के उसको दोष एनालाइज करके आप उसको मेडिसिन सेलेक्ट कर सकते हैं। वात है तो ये, कफ पित्त हरि है तो ये, इस तरह का मेडिसिन घृत कब देना है, ये सारा हमने बता दिया। तो उस हिसाब से आप उसको देख के दे देंगे तो नो डाउट आपके पास आने वाला हर स्किन डिसीज़ का पेशेंट को आपको बहुत आसानी से आपको पेशेंट को ट्रीट कर पाएंगे। धन्यवाद।